अरे बच्चों, जैसे कि आपको हमने इससे पहले मानव भूगोल की जो प्रमुख 4 विचारधाराएं थी उनके बारे में बताया। अब हम आपको जो मानव भूगोल है उसका जो विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि हम उसको कहते हैं मानव भूगोल का विकास एवं उसकी अवस्थाएं। वैसे तो आपको मैंने जो नोट्स भेजे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें मैंने एक तालिका डाल रखी है जिसमें क्रमिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें वो बनी हुई है। परंतु यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो हमारे मानव भूगोल की विकास की अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में रखा गया है। पहला जो है वो भाग है वो है 15वीं सदी से पूर्व का युग। कौन सा युग? 15वीं सदी से पूर्व का युग। इससे हम खोज का युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खोज का युग। खोज का युग इसलिए कहते हैं, इसमें विभिन्न देशों की जो समुद्री मार्ग हैं उनकी खोज हुई है, विभिन्न देशों की जैसे नए देश, दुनिया के देशों की खोज हुई है, इसलिए इस युग को जो है कि खोज का युग भी कहा गया है। दूसरा जो युग आया है वो आया है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का युग। कौन सा युग? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का युग, जिसमें यूरोपीय देशों द्वारा विभिन्न अनेक अज्ञात देशों, अज्ञात देश का मतलब ये हुआ कि जिन देशों की जानकारी विश्व को नहीं थी उन देशों की इसमें खोज की गई है। तीसरा युग आया है उपनिवेश युग, जिसे उपनिवेशवाद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उपनिवेशवाद। इसमें यूरोपीय देशों द्वारा सफल खोज करने के बाद उपनिवेश देशों की स्थापना की गई और इन देशों द्वारा उनके अपार जो प्राकृतिक संसाधन थे, वहां पर पाए जाने वाले जो खनिज थे, जो खनिज के भंडार थे, उन पर अपना आधिपत्य किया गया और उनका अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग किया जाने लगा। और चौथा युग आया है जो आप देख रहे होंगे कि आधुनिक युग, जिसको हम 1950, यानी कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1950 यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ है, तो इस युग को कहा गया है आधुनिक युग, यानी कि 1950 के बाद का दशक। इसमें मानव ने अनेक प्रकार की जो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जो विकास है उसकी मुख्य तौर से 4 अवस्थाएं हैं। बाकी आप जो तालिका मैंने वहां पर डाली हुई है आपके नोट्स में, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, इसी में हमारे इस मानव भूगोल का जो अंतिम टॉपिक है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र। क्या है बेटा? मानव भूगोल का क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र को मोटे तौर पर हम 4 भागों में रखते हैं। कितने भागों में रखेंगे? 4 भागों में रखेंगे। इसकी भी मैंने, आप देख रहे होंगे, इसकी भी मैंने आपको जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो नोट्स आपको भेजे हैं उसमें ये तालिका पड़ी हुई है, परंतु यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपने यहाँ पे सूक्ष्म मैंने यहाँ पे तालिका बनाई हुई है। मोटे तौर पर हम मानव भूगोल के क्षेत्र को, मैंने पहले 4 का, मानव भूगोल के क्षेत्र को 5 भागों में रखा गया है। देख लूंगा जैसे सामाजिक भूगोल, दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, 5वां है आवासीय भूगोल और 6वां है आर्थिक भूगोल। और यदि हम इन क्षेत्रों के भी अंदर जाएं तो इनके कई भाग हैं, उनको हम कहते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्र। क्या कहते हैं? मानव भूगोल के उपक्षेत्र। यदि हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखें, सामाजिक भूगोल को अगर आप देखेंगे तो सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं उनमें व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल तथा चिकित्सा भूगोल के अलावा अनेक अन्य भूगोल भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से इसकी भी मैंने आपको सारणी डाली हुई है। और आप देखेंगे नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आवासीय भूगोल है, आवास भूगोल है और लास्ट में है आर्थिक भूगोल। अगर हम आर्थिक भूगोल को देखेंगे तो आर्थिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं
जो इसकी क्या है उपक्षेत्र हैं, उसमें आप देखेंगे यदि आप नोट्स में जो सारणी है उसमें नजर डालेंगे तो उसमें जो आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापारिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, ये इसके जो है कि आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं। क्या है इसके उप क्षेत्र हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला चैप्टर था, इसकी हमारे ये अंतिम टॉपिक था, ये हमारा आज पूरा हो गया है। और मैं अगले जो चैप्टर है विषय जनसंख्या, उसमें आपको अगली बार फिर डालूंगा। थैंक यू।